नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? बच्चों, मैं नीतू शर्मा। आज हम हिंदी सुलभ भारती से कक्षा 7वीं के दूसरी इकाई के पाठ क्रमांक 5 बसंती गीत इस कविता का अध्ययन करने वाले हैं। इस कविता के कवि हैं चंद्र प्रकाश चंद्र। तो बच्चों, कविता पढ़ने के पूर्व हम कवि के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। कवि चंद्र प्रकाश चंद्र जी का जन्म 3 अक्टूबर 1957 उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं कुछ इस प्रकार हैं: ख्याल ऊपर और ऊपर, लघु कथा, टेलीफिल्म, गीत, बाल गीत आदि। इनका परिचय कुछ इस प्रकार है। चंद्र प्रकाश जी कवि, लेखक, निर्देशक, अभिनेता, बहुप्रतिभा के धनी हैं। इन्होंने विविध पत्र पत्रिकाओं में लेखन किया है। बच्चों, प्रस्तुत कविता जिसका शीर्षक है बसंती गीत, इस कविता में कवि ने वसंत ऋतु में होने वाले परिवर्तन, प्रकृति का सौंदर्य, वातावरण में उसका प्रभाव और सभी प्राणियों में फैले उल्लास का वर्णन किया है। उल्लास मतलब उनकी खुशी को यहाँ पर दर्शाया है। बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हो, भारत को अनेक ऋतुओं का देश माना जाता है। भारत में 6 ऋतुएं होती हैं, जैसे वसंत ऋतु। वसंत ऋतु को बसंत भी कहते हैं। उसी प्रकार से ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत और शिशिर ऋतु, ये 6 ऋतुएं हैं। पर बच्चों, इन सभी ऋतुओं में से जो सबसे सुहावनी और आकर्षक ऋतु होती है वो है बसंत ऋतु। बसंत ऋतु के समय ऋतु बहुत ही सुहावनी होती है। सर्दी खत्म होती है और गर्मी शुरू होने वाली होती है। इस समय में न तो ज़्यादा गर्मी लगती है और न ही ज़्यादा सर्दी। इस ऋतु का आगमन फरवरी से लेकर अप्रैल तक होता है। इस ऋतु के दौरान प्रकृति अपनी सबसे सुंदर रूप में दिखाई देती है। इसीलिए तो बसंत ऋतु को ऋतु का राजा कहा जाता है। बसंत ऋतु में बसंत पंचमी, शिवरात्रि और होली जैसे त्यौहार मनाए जाते हैं। और तो और बच्चों, किसानों के लिए तो बसंत ऋतु बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी समय खेतों में उनकी फसलें पकती हैं और उन्हें काटने का यही अनुकूल समय होता है। इसीलिए किसान बसंत ऋतु का बेसब्री से इंतजार करते हैं। मानव के साथ साथ यह ऋतु पशु पक्षियों के लिए भी बहुत ही खुशी और उल्लास लेकर आता है। बच्चों, आज हम इस कविता में बसंत ऋतु की सुंदरता और वातावरण में उसके प्रभाव आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम बसंती गीत इस कविता का भावार्थ समझते हैं। सजी आयो रे ऋतु बसंत सजी आयो, अजी गाओ रे ऋतु बसंत सजी आयो। बच्चों, इस पंक्ति में यहाँ हम देखते हैं कि सजी का अर्थ होता है सजना, सज कर आना, और आयो का अर्थ होता है आना। कवि यहाँ कहना चाहते हैं जो बसंत ऋतु है वह सज संवर कर आई है। कैसे आया है? सज संवर कर आया है। तो इसी खुशी में सब गीत गाओ। कवि यहाँ कहना चाहते हैं जो बसंत ऋतु सज संवर कर आया है तो सभी उसी की खुशी में गीत गाओ। आगे की पंक्ति में हम देखते हैं, कली कली करत कलोल कुसुम मंद मंद मुस्कायो। कली, कली का अर्थ तो आप जानते हैं बच्चों। कली यानी बिना खिला हुआ फूल। अब कली यहाँ क्या कर रही है? कली कलोल कर रही है। कलोल का अर्थ होता है बच्चों
क्रीड़ा करना यानी कि खेलना कूदना। जब तेज हवा का झोंका चलता है तो कलियां हिलती है तो ऐसा लगता है कि वह आपस में खेल कूद कर रही हैं। उसी प्रकार से कुसुम, कुसुम का अर्थ होता है फूल। फूल मन ही मन धीरे धीरे मुस्कुरा रहा है। मंद मंद मतलब होता है बच्चों धीरे धीरे। कलियां यहाँ कलोल कर रही हैं और फूल मंद मंद यानी धीरे धीरे मन ही मन मुस्कुरा रहा है। गुनगुन गुनगुन गूंजे मधुप। जो भंवरा है वह गुनगुनाते हुए आता है और ऐसा लगता है कि पूरे वन में भौरे की आवाज़ गूंज रही है। और कैसे गूंज रही है? गुनगुन गुनगुन करते हुए। और भौरा आकर मधु, मधु यानी शहद, उन मीठे फूलों का रस चुराता है। मकरंद यानी फूलों का रस चुराना। भौरा आकर उन मीठे मीठे फूलों का रस चुरा कर जाता है। तो इन पंक्तियों में हमें यह समझ में आता है कि वसंत ऋतु सज संवर कर आई है और सारा माहौल उल्लासित है। कलियां खिड़ा कर रही हैं, फूल मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं और जो भौरे हैं वह आकर फूलों का रस चुराते हैं। सजी आयो रे ऋतु बसंत सजी आयो, अजी गाओ रे ऋतु बसंत सजी आयो। बन बन बाग बाग बगियन में सुहनी सुगंध उड़ायो, टुमक टुमक मयूरा नाचत गीत कोयलिया गायो। अब बच्चों इस पंक्ति में हम देखते हैं कि कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि जो बसंत ऋतु है वह सज संवर कर आई है। कैसे आई है? सज संवर कर। तो उसके आगमन की खुशी में सभी मिलकर गीत गाओ। आगे कवि कहते हैं बन बन, बन बन यानी वन यानी कि जंगल। बाग बगीचों में। सुहनी, सुहनी का अर्थ होता है सुहावनी। सुगंध, सुगंध यानी खुशबू। उड़ायो, इस वसंत ऋतु में वन में बाग बगीचों में सुहावनी सी सुगंध यानी खुशबू उड़ रही है। बच्चों जब हम बाग बगीचे या हम कहीं गार्डन में जाते हैं तो वहाँ का दृश्य देखते ही बनता है। और वो भी वसंत ऋतु में सभी जगह हरियाली छा जाती है और सुंदर सुंदर फूल खिले होते हैं। उन फूलों की खुशबू अपनी ओर सबको आकर्षित करती है। उसी तरह बाग बगीचों में उन फूलों की खुशबू, सुहावनी खुशबू उड़ रही है जो सबको अपनी ओर आकर्षित करती है। और इसी हरियाली को देखकर बागों में मयूरा, मयूरा यानी मोर ठुमुक ठुमुक कर नाचता है, अपनी खुशी प्रकट करता है। उसी प्रकार जो कोयल है वह भी प्रकृति की सुंदरता को देखकर वह मीठे से गीत गाना शुरू करती है, क्योंकि हर जगह हरियाली छाई रहती है। और जैसे हम लोगों को हरियाली को देखकर हमारे चेहरे पर खुशी आ जाती है, तो बच्चों उसी प्रकार से जो पशु पक्षी होते हैं उन्हें भी ऐसे मौसम बहुत अच्छे लगते हैं। वे लोग भी इस सुंदर ऋतु का, वसंत ऋतु का आनंद उठाते हैं और उसी खुशी में मोर टुमुक टुमुक कर नाचने लगता है और जो कोयल है वह मीठे गीत गाने लगती है। सजी आयो रे ऋतु बसंत सजी आयो, अजी गाओ रे ऋतु बसंत सजी आयो। पीली पीली सरसों फूली अरूब और अमुआ पे छायो, हरी हरी मटर बिछौनी ऊपर अमित रंग बरसायो। सजी आयो रे ऋतु बसंत सजी आयो, अजी गाओ रे ऋतु बसंत सजी आयो। अब बच्चों इस पंक्ति में कवि यह कहना चाहते हैं कि वसंत ऋतु सज धज कर आ गई है। सब मिलकर खुशी से गीत गाकर उसका स्वागत करें, बसंत ऋतु के आगमन का स्वागत करें। यहाँ आगे कवि कहते हैं कि खेतों में हर तरफ सरसों के पीले पीले फूल दिखाई दे रहे हैं। जहाँ भी दृष्टि डालो वहाँ सरसों के पीले पीले फूल ही फूल नज़र आ रहे हैं।
उसी तरह बाग बगीचों में आम के पेड़ों पे बौर छा गए हैं। बौर का अर्थ होता है आम के फूल। अमवा यानी आम का पेड़। कवि यहाँ कहना चाहते हैं बाग बगीचों में आम के पेड़ पर आम के सुंदर से फूल आ गए हैं, जिसकी मनमोहक खुशबू सबको बहुत ही आकर्षित करती है। बच्चों, आपने भी कभी अनुभव किया होगा कि बसंत के समय कहीं हम बाग बगीचे या हम अपने गांव जाते हैं तो वहाँ पे खेत में सरसों की पीली पीली फूल को देखकर हम आकर्षित हो जाते हैं। उसी प्रकार आम के फूलों की खुशबू हमें अपनी ओर आकर्षित करती है। उसकी भीनी भीनी सी खुशबू बहुत ही सुहावनी लगती है। आगे कवि कहते हैं कि मटर की हरी फलियाँ इतनी ज़्यादा हो गई हैं, इतनी ज़्यादा फैल गई हैं, ऐसा लग रहा है कि मानो किसी ने हरा बिछौना बिछा दिया हो। मटर की जो फलियाँ हैं बच्चों, जो सब्जी है वह इतनी सुंदर और इतनी प्यारी लग रही है और इतनी ज़्यादा मात्रा में हो गई है, ऐसा लग रहा है किसी ने हरे रंग का बिछौना यानी कि हरे रंग का बिस्तर बिछा दिया हो और उस पर बहुत से रंग बिखेर दिए हों। और कवि कहना चाहते हैं कि इस बसंत ऋतु में मौसम बहुत ही सुहावना और आकर्षित हो जाता है। बसंत ऋतु के आने पर कवि यहाँ पे सबको खुशी खुशी गीत गाने के लिए कहते हैं। बच्चों, बसंत गीत के माध्यम से कवि ने बसंत ऋतु में होने वाले परिवर्तन को बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। उन्होंने यहाँ बताया है कि बसंत ऋतु में होने वाले परिवर्तन से मनुष्य नहीं बल्कि पशु पक्षी भी प्रभावित होते हैं। उन्होंने उन प्राणियों में फैले उल्लास को हमारे सामने इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया है। कवि कहते हैं कि बसंत ऋतु के आने पर प्रकृति पूरी तरह से सज गई है। कवि प्रकृति की सौंदर्यता का बखान करते हुए कहते हैं कि प्रकृति इतनी सुंदर हो गई है कि सबका मन गाने को कहता है। ऐसा लगता है कि कोई सुंदर सा गीत गाया जाए प्रकृति के आने की खुशी में। खेतों में चारों तरफ सरसों के पीले पीले फूल सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। उसी तरह आम के पेड़ पर भौरों के आने से पशु पक्षी भी खुश हो जाते हैं। कोयल अपने मीठे गीत से सबको अपनी खुशी व्यक्त करके बताती है। उसी प्रकार से बागों में हरियाली देखकर मोर भी ठुमक ठुमक कर नाचता है। बच्चों, इस कविता में कवि ने बताया है कि खेतों में हरी हरी मटर बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाती है तो ऐसा लगता है कि उसने बिछौना बिछा लिया है यानी बिस्तर लगा लिया है। ऐसा लगता है कि धरती माता ने धानी रंग की यानी हरी रंग की चुनरी ओढ़ ली है और उस पर सूर्य का प्रकाश बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। बच्चों, इस कविता में कवि ने बसंत ऋतु के परिवर्तन के बारे में बहुत ही सुंदर उदाहरण दिए हैं। उन्होंने हमें ये संदेश दिया है कि ये प्रकृति बहुत ही सुंदर है, हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। यह हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि हम अपनी प्रकृति की सुंदरता को बनाए रखें, उसे नष्ट होने से बचाएं। क्योंकि बच्चों, प्रकृति से हमें हमेशा अच्छी ही सीख मिलती है, चाहे वो फूल हो, पेड़ पौधे हो, नदियाँ हो, सूरज हो। उनकी सुंदरता, उनकी सीख हमें जीवन में आगे काम आती है। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने हम प्रकृति में होने वाली सुंदरता को बहुत ही सुंदर तरीके से हम सबके सामने प्रस्तुत किया है। बच्चों, इस कविता में आए कठिन शब्द को यहाँ पर मैंने दिया है, जिसे आप अपनी नोटबुक पर लिख लीजिए। तो चलिए बच्चों, अब हम बसंती गीत इस कविता का स्वाध्याय करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। प्रश्न,
कौन सच कर आया? जिसका उत्तर है वसंत ऋतु। दूसरा प्रश्न है, मकरंद किसने चुराया? मकरंद यानी बच्चों फूलों का रस। अब फूलों का रस किसने चुराया? मधुप ने। मधुप यानी भौरे ने। उसी प्रकार से तीसरा प्रश्न है, कली कली पर कलोल कौन कर रहा है? इसका उत्तर है कुसुम। प्रश्न चौथा, कोयल क्या गाती है? इसका उत्तर है गीत। पांचवा प्रश्न, बोर किस पर लगा है? इसका उत्तर है आम पर। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न, अजी गाओ रे डैश बसंत सजी आयो। अब इसका उत्तर क्या है बच्चों? ऋतु। अजी गाओ रे ऋतु बसंत सजी आयो। उसी प्रकार से दूसरा प्रश्न, डैश करत कलोल कुसुम मन। अब इसका उत्तर क्या है? कली कली करत कलोल कुसुम मन। तीसरा प्रश्न, गुनगुन गुनगुन गुंजे डैश। इसका उत्तर है मधुपगन। चौथा प्रश्न है, गीत डैश गायो। इसका उत्तर है कोयलिया। अब गीत किसने गाया था? कोयलिया ने। उसी प्रकार से पांचवा प्रश्न है, अरु बौर डैश पे छायो। इसका उत्तर है अमुआ। तो चलिए बच्चों, अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। अब बच्चों, पर्यायवाची शब्द का क्या अर्थ होता है? पर्यायवाची शब्द मतलब समानार्थी शब्द। समानार्थी और पर्यायवाची दोनों का अर्थ एक ही होता है। अब समानार्थी और पर्यायवाची की क्या परिभाषा है? जैसे कि किसी भी शब्द का समान या एक जैसा अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को हम समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कि बच्चों जल। अब जल को पानी भी कहते हैं, नीर भी कहते हैं, है ना? तो शब्द तो एक ही है पर उसके अलग अलग अर्थ भी हैं। उसी प्रकार से ही आँख शब्द को ले लो। अभी आँख को बहुत कुछ कहते हैं, जैसे कि नेत्र कहते हैं, नयन कहते हैं, तो आँख के भी बहुत सारे नाम हुए हैं। तो बच्चों उसी प्रकार से इस कविता में भी बहुत से शब्द दिए गए हैं जिनके एक से अधिक अर्थ हैं। तो चलिए हम देखते हैं उन शब्दों का समानार्थी या पर्यायवाची शब्द। पहला शब्द है कुसुम। अब कुसुम को फूल भी कहते हैं, पुष्प और सुमन, ये तीनों कुसुम शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। उसी प्रकार से दूसरा है मधुप। मधुप यानी भ्रमर, भौरा या मधुकर। तीसरा शब्द है सुगंध। सुगंध का अर्थ होता है खुशबू, महक या सुवास। चौथा शब्द है वन। वन का अर्थ होता है कानन, अरण्य, जंगल। उसी प्रकार से ऋतु शब्द। ऋतु शब्द का अर्थ होता है ऋतुराज, मधुमास या मधुरेशु। अगला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित शब्दों के समान तुक वाले या लयात्मक शब्दों को लिखिए। अब बच्चों तुक वाले और लयात्मक ये दोनों एक ही है, यानी ऐसे शब्द जो जिसका लय एक ही हो। लयात्मक शब्द बच्चों अधिकतर आपको कविता में ही मिलेंगे, ठीक है? तो लयात्मक शब्द का अर्थ होता है राइमी वर्ड, यानी कविता की पंक्तियों में अंत में आने वाले शब्दों का एक सा उच्चारण होना, जिसे हम तुकांत शब्द या लयात्मक शब्द कहते हैं। जैसे कि इस कविता में भी कुछ लयात्मक शब्द है जो कि इस प्रकार से है। पहला है मुस्कायो। अब मुस्कायो का
लयात्मक या तुकांत शब्द है चुरायो। उसी प्रकार से उड़ायो, गायो, छायो, बरसायो। आखिरी है आयो, आयो। तो यह कविता में से तुकात्मक तथा लयात्मक शब्द यहाँ पर दिए गए हैं। आशा है बच्चों बसंती गीत कविता आपको समझ आई होगी। धन्यवाद।